नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं मोहित जिंदल इस वीडियो में लेकर आया हूं इंडिया और उज़्बेकिस्तान रिलेशंस पे डिस्कशन। दोस्तों, हाल ही में न्यूज़ में आया कि इंडिया और उज़्बेकिस्तान की सेकंड मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, जिसका नाम है दोस्तलिक 2, वो हो रही है उत्तराखंड के अंदर। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज जो है ये सेकंड एडिशन है। इससे पहला जो एडिशन था वो 2019 में हुआ था ताशकेंत में। ताशकेंत कैपिटल है उज़्बेकिस्तान की। तो जानेंगे इस एक्सरसाइज के बारे में और ब्रॉडर जो हमारा टॉपिक है इंडिया उज़्बेकिस्तान रिलेशनशिप का, उज़्बेकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ उज़्बेकिस्तान जो है वो जीएस पेपर 2 आईआर के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंडिया उज़्बेकिस्तान रिलेशंस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इंडिया उज़्बेकिस्तान रिलेशंस के अंदर जो भी आप पढ़ेंगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस के अंदर भी। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीपीटी है आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से। दोनों का ही नाम IAS प्रेप विद मोहित है। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है जिंदल8 मोहित। दोस्तों, ये स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्री प्लस मेंस का स्मार्ट कोर्स है जो कि अवेलेबल है हमारी ऐप और वेबसाइट पे। इसको वेरियस फेमस फैकल्टीज द्वारा बनाया गया है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सारे सिलेबस की तैयारी आप घर पे आराम से बैठ के कर सकते हैं। इसको आप परचेज करें स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पे। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया उज़्बेकिस्तान की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तलिक 2। दोस्तलिक क्या है? दोस्तलिक एक जगह का नाम है उज़्बेकिस्तान के अंदर, ठीक है। दोस्तलिक 2 जो है वो चौबाटिया उत्तराखंड के अंदर शुरू हुई है। एज वी आर मेकिंग दिस वीडियो दिस एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन और ये 19 मार्च तक चलेगी, ठीक है। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो ताशकेंत में हुआ था नवंबर 2019 में, ठीक है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान दोनों फोर्सेज जो हैं वो काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को लेके अपनी एक्सपर्टीज और स्किल्स जो हैं वो आपस में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उज़्बेकिस्तान के साथ इंडिया का एक बहुत ही कॉमन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी है, जिसके कंटेक्स्ट में हमें ये एक्सरसाइज देखनी चाहिए। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत है और ये उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्री है उज़्बेकिस्तान। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया और उज़्बेकिस्तान की रिलेशनशिप। अब जानते हैं दोस्तों उज़्बेकिस्तान के बारे में। थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट से शुरू करते हैं। सेंट्रल एशिया का जो रीजन है वो 5 स्थान से बना हुआ है: कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। दोस्तों, ये फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट थे, ठीक है। 1991 के अंदर ये इंडिपेंडेंट हो गए यूएसएसआर से, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं उज़्बेकिस्तान पे उस पे भी हम नज़र मार लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बुखारा, समरकंद। तो दोस्तों, बुखारा और समरकंद ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं उज़्बेकिस्तान के, ये आज के बसाए हुए शहर नहीं हैं। ये एंशियंट सिल्क रूट जो था उसके ऊपर लाई करते थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन्स थे, ठीक है। तो इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों शहरों की इंपॉर्टेंस ये थी कि इंडिया का जो यूरोप और चाइना के साथ ट्रेड था उस ट्रेड रूट पे भी बुखारा और समरकंद फॉल करते थे और इन दोनों शहर के साथ भी इंडिया के एंशियंट ट्रेड लिंक्स थे। इन दो शहर के अलावा ताशकेंत जो है वो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है। ताशकेंत के बारे में आपको पता है, ताशकेंत डिक्लेरेशन हमने साइन किया था 1966 में। ये डिक्लेरेशन क्यों था? 1965 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। उसके बाद 1966 में यूएस और यूएसएसआर जो थे उन्होंने ये ताशकेंत डिक्लेरेशन ब्रोकर करवाया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिससे एक सीज फायर डिक्लेयर हो गई थी। उस टाइम पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान की तरफ से थे प्रेसिडेंट अयूब खान। तो दोनों ने ये साइन किया। साइन करने के बाद उस दिन रात को हमारे प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, जो कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल डेथ है। उसके बारे में जो सीक्रेट रिपोर्ट है वो अभी तक पब्लिक नहीं करी गई है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, ऐसा मानना है भारत सरकार का, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीफ हिस्ट्री थी ताशकेंत से शहर की। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये जो रीजन है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है फरगाना वैली। यहाँ पे एक जगह आती है आंदीजान जहाँ पे बाबर का जन्म हुआ था। तो बाबर जो थे वो फरगाना वैली के थे और यहीं से वो इंडिया आए थे बैक इन 16th सेंचुरी, ठीक है। तो ये दोस्तों उज़्बेकिस्तान की ब्रीफ हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल लोकेशन है। आरएलसी बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जो उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो ये हुआ ज्योग्राफी ब्रीफ। अब जानते हैं कि
उज़्बेकिस्तान के डिटेल मैप भी आप एक बार नज़र मार लीजिए। जो मैं आपको शहर बता रहा था, समरखंड ये रहा, ठीक है। इसके अलावा फरगाना ये रहा, आंदीजान ये रहा, ठीक है। और ताशकेंत जो कैपिटल है वो ये है, और ये है आपका एरएलसी, ठीक है। और ये है आपका बुखारा। तो दोस्तों ये शहरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और पर्पस इस मैप का ये भी है, आप नेबरिंग कंट्रीज पे एक बार नज़र मार लीजिए। तो ऊपर की तरफ है कजाकिस्तान, नीचे है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ये ताजिकिस्तान का है, और ये जो आप देश देख पा रहे हैं ये है किर्गिस्तान। तो और ये जो नीचे ये वाला एरिया है ये उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है उज़्बेकिस्तान की तरफ, तरमेज़। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में। तो आप ये ज़रूर याद रखें कि उज़्बेकिस्तान का जो बॉर्डर है वो किस तरह से, और ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, उज़्बेकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। तो दोस्तों उज़्बेकिस्तान जो है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया के लिए जनरली इस रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप सबने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में पढ़ा होगा, जो कि इंडिया ईरान और ये कुछ कंट्रीज मिलके बना रही हैं। तो ये जो कॉरिडोर है, ये यहाँ से ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये जो रूट है, ये जब ट्रेड रूट डेवलप हो गया तो इंडिया और ये जो पर्शियन गल्फ की कंट्रीज़ हैं और जो ईरान है, अजरबैजान, रशिया, यहाँ का जो ट्रेड रूट है, जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टन हो जाएगा। जब तक ये नहीं है तब तक एग्जिस्टिंग हम रूट ये लंबा वाला यूज़ करते हैं, जो कि इजिप्ट और मेडिटेरेनियन सी के थ्रू होते हुए यहाँ से जाता है रशिया। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत लंबा रूट है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कट हो जाएगा जब ये रूट प्रॉपर डेवलप्ड हो जाएगा। तो ये तो बात हमने जानी कि ईरान और इस साइड से कैस्पियन सी के लेफ्ट साइड से जो कनेक्टिविटी है वो क्या है। अब हम ये जानते हैं कि इंडिया को अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट होना है, खासकर जो ये वाली कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं मैप की तरफ। दोस्तों अब आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं इस रीजन का मैप। तो मैं आपको सबसे पहले शुरू करता हूँ चबाहर से। तो चबाहर पोर्ट जो है, इंडिया ने बहुत हैविली इन्वेस्ट किया है चबाहर पोर्ट में, एंड पिछले कुछ दिनों में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि हम चबाहर को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट बनाना चाहते हैं। INSTC जो कि मैंने भी आपको पिछली स्लाइड में बताया, उसका जो रूट है वो यहाँ से ऐसे जाता है कैस्पियन सी के लेफ्ट साइड पे। तो ये INSTC का रूट है, लेकिन इंडिया ने कहा है कि इस पोर्ट को भी उस कॉरिडोर का पार्ट बना दिया जाए, ठीक है। तो ये थी चबाहर पोर्ट की बात। इसके बाद चबाहर पोर्ट से लेके जाहेदान तक इंडिया इज कमिटेड टू मेक अ रेल रोड, ठीक है। तो चबाहर से लेके जाहेदान तक हम एक रेल कॉरिडोर बना रहे हैं जो कि ईरान शहर से निकलता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया ने जाहेदान तक की कमिटमेंट कर रखी है। इसके अलावा जाहेदान से लेकर मशाद जो आप यहां पे देख पा रहे हैं ऊपर, मशाद तक एक प्रपोज्ड कॉरिडोर का प्लान है, ठीक है। और मशाद तक जब कॉरिडोर बन जाएगा तो वो बहुत ही नजदीक पहुंच जाता है तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर के पास, जहां पे ये एक इंपॉर्टेंट जगह है सराक्स, जिसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो इंडिया की जब कनेक्टिविटी चबाहर पोर्ट के थ्रू सराक्स तक हो गई तो इंडिया और तुर्कमेनिस्तान का जो रिलेशनशिप है ट्रेड का, वो बहुत ही ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा। तो ये तो बात थी तुर्कमेनिस्तान की। अब जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान के साथ इंडिया का क्या चल रहा है। तो दोस्तों उज़्बेकिस्तान ने अपनी खुद की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर बहुत हैविली इन्वेस्ट किया है। ये जो आप शहर देख पा रहे हैं, हैरतन से लेके मज़ार शरीफ तक, ये दोनों अफगानिस्तान के अंदर हैं। यहाँ तक उज़्बेकिस्तान ने एक रेल रोड बनाया है, ठीक है। और उसका ये प्लान है कि मज़ार शरीफ को हेरात, जो कि अफगानिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, वहाँ तक उसको कनेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ तक का एक तरह से जो प्लान है वो उज़्बेकिस्तान का है, ताकि वो अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। लेकिन नॉट जस्ट विद अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान का एक लार्जर प्लान भी है कि वो इंडिया का जो चबाहर पोर्ट है उसको भी एक्सेस कर सके। तो अभी तक दोस्तों उज़्बेकिस्तान जो है वो टर्की एक्सेट्रा के पोर्ट्स पे रिलाई करता है फॉर ट्रेड, लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहा है कि इंडिया का जो ट्राइलेटरल ट्रांजिट अग्रीमेंट है ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, उसका भी पार्ट बन सके, ताकि वो चबाहर को ऑप्टिमली यूज कर पाए फॉर इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी।
तो अगर आप इस मैप में देखें तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उज्बेकिस्तान के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि इंडिया का ओवरऑल जो ट्रेड है वो सेंट्रल एशिया के साथ बहुत कम है एंड इट नीड्स टू डेवलप डीप रिलेशनशिप्स विद नॉट जस्ट ईरान एंड अफगानिस्तान, जिसके साथ तो वो ऑलरेडी कर ही रहा है थ्रू चबाहर पोर्ट, एंड अफगानिस्तान में आपने सुना होगा वो ज़ेरांज देलाराम हाईवे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अब ज़रूरत है एक और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेने की और डीपन ट्रेड रूट्स डालने की। तो उसके लिए मैंने आपको ये मैप में समझाया कि कौन क्या कर रहा है। उज्बेकिस्तान जो है वो हेरात तक आ रहा है, इंडिया को ज़रूरत है कि वो अपने कॉरिडोर जाहेदान से एक्सटेंड करके मशाद सराक्स तक ले जाए फॉर तुर्कमेनिस्तान एंड हेरात तक डेवलप कर ले ताकि वो उज्बेकिस्तान के साथ भी कनेक्ट हो जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को चाहे आप पॉज करके इस मैप को ध्यान से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, और अगर आप एग्जाम में ये रफ स्केच भी बना के आ पाए तो डेफिनेटली आपको मार्क्स में बहुत फायदा हो सकता है। तो अब वापस चलते हैं हमारी पीपीटी की तरफ। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको कहानी बताई वो ये थी कि INSTC जो है वो तो इस तरफ से जा रहा है, लेकिन सेंट्रल एशियन के जो कंट्रीज हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए इंडिया जो है वो यहाँ से ऐसे ऐसे अपना पूरा डेवलप कर सकता है ताकि वो उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ और डीप रिलेशनशिप बना सके। ठीक है, एज फार एज कजाकिस्तान इज कंसर्न, कजाकिस्तान तो यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगा, और अगर हमने ये ट्रेड रूट्स बना लिए तो यहाँ से भी कजाकिस्तान तक पहुँचा जा सकता है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्राइलैटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट जो है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान जो है इंडिया को उसको वेलकम करना चाहिए ताकि वो चबाहर को ऑप्टिमली अच्छे से यूज़ कर पाए, और अगर उज्बेकिस्तान इसका एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर बन जाता है चबाहर पोर्ट के अंदर तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और ताशकेंत जो है जैसा कि मैंने बताया अभी टर्की, रशिया और बाल्टिक स्टेट्स के पोर्ट जो है उनको यूज़ करता है फॉर ट्रेड, लेकिन चबाहर पोर्ट एक मेजर अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल दीज सेंट्रल एशियन स्टेट्स टू इंक्रीज देयर ट्रेड विद इंडिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुछ कॉपरेशन के पॉइंट्स की। तो कॉपरेशन के पॉइंट्स में क्या होता है कि कुछ तो हाई लेवल विजिट्स के पॉइंट्स आप अपने आंसर में डाल सकते हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली ताशकेंत विजिट किया, उसके बाद उज्बेक के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आए। ठीक है, फिर कुछ डिफेंस में हम इंडस्ट्रियल कॉपरेशन कर रहे हैं, इंडिया ने $40 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। तो ये बहुत ही नॉर्मल मतलब एक बेसिक पॉइंट्स हैं, एक बेसिक आप समझ लीजिए बेसिक आंसर लिखने के लिए जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जस्ट इन केस आप कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स भूल जाएं, जैसे कि मैंने आपको कनेक्टिविटी वाला कोर मुद्दा बताया बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, वो अगर आपको ठीक से याद ना आए तो एटलीस्ट आप अपने आंसर को इन पॉइंट से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन सिक्योरिटी इश्यूज पे इंडिया और उज्बेकिस्तान और ब्रॉडली सेंट्रल एशिया का एक कॉमन पर्सपेक्टिव है, इंक्लूडिंग ऑन टेररिज्म, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इलीगल ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग। ठीक है, इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान की $355 मिलियन है, जो कि वेल बिलो इट्स पोटेंशियल है। ये कुछ एक्सपोर्ट्स हैं और ये कुछ इंडिया इंपोर्ट करती है चीज़ें उज्बेकिस्तान से। कॉपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। उज्बेकिस्तान जो है वो सिग्निफिकेंट सोर्स है इंडिया में मेडिकल टूरिज्म का, बहुत सारे लोग जो हैं वो इलाज कराने इंडिया में आते हैं। इंडिया से भी बहुत लोग घूमने उज्बेकिस्तान जाते हैं, स्पेशली वो जो शहर मैंने आपको बताए थे समरखंड, ठीक है, और इसके अलावा बुखारा, ये 2 सिटीज़ को देखने उज्बेकिस्तान बहुत लोग जाते हैं इंडिया से। इसके अलावा हमारा जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है ये भी एक तरह से कोऑपरेट कर रहा है उज्बेकिस्तान के साथ टू सेटअप आईटी पार्क इन ताशकेंत। तो आईटी सर्विसेज जो हैं आपको पता है वो इंडिया का बहुत मेजर स्ट्रेंथ है, और इंडिया जाहिर सी बात है कि उसको दूसरी कंट्रीज़ में भी प्रमोट करता है, एस्टैब्लिश करता है। इसके अलावा उज्बेक नेफ्तेगाज और ओवीएल क्या है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ठीक है, इन दोनों के बीच में बातें चल रही हैं फॉर इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, ठीक है, ताकि वहाँ पे कुछ जो ब्लॉक्स हैं वो हम ले लें और उनको एक्सप्लोर करें और उनमें से ऑयल और गैस जो है वो एक्सट्रैक्ट करके इंडिया भेज सकें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि उज्बेकिस्तान जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर बहुत रिच है, स्पेशली ऑयल गैस हो गया, एंड उसके अलावा यूरेनियम ओर की सप्लाई के लिए इंडिया और उज्बेकिस्तान का लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट भी साइन हो गया था 2019 में। तो इंडिया की न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसकी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हमारे कल्चरल एफिनिटीज़ भी बहुत हैं, हमारे जो फिल्म्स, एक्टर्स और गाने हैं वो बहुत पॉपुलर हैं उज्बेकिस्तान में। ठीक है, कोविड टाइम के दौरान इंडिया ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और पैरासीटामोल टेबलेट्स को भी एक्सपोर्ट किया उज्बेकिस्तान में, गिफ्ट किया। इसके अलावा एसेंशियल मेडिसिन्स को जो चाहिए कोविड-19 को फाइट करने के लिए, उन पे भी जो बैन था उसको लिफ्ट कर दिया था एज फार एज उज्बेकिस्तान इज कंसर्न्ड। तो ये कोविड-19 के दौरान हमारा कोऑपरेशन था। फ्यूचर की बात करते हैं।
इंडिया का जो दोस्तों एससीओ मेंबर्स के साथ ट्रेड है वो लगभग $100 बिलियन का है। इस $100 बिलियन में से 90 बिलियन सिर्फ चाइना के साथ है, 8 बिलियन रशिया के साथ है और केवल 1.5 बिलियन जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ है। उस 1.5 में से 1 बिलियन सिर्फ कजाकिस्तान के साथ है। तो जाहिर सी बात है व्हेन इट कम्स टू उज्बेकिस्तान बहुत ज़्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल है फॉर ट्रेड। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ भले ही हम इमीडिएटली उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा ना कर पाएं, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी होगी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ बहुत अग्रेसिवली लिंक हो रही हैं, स्पेशली ड्यू टू चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है। तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट बन रही हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं, सर्विसेज सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से इन कंट्रीज की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ये इंक्रीजिंगली इंटीग्रेट हो रही हैं इनटू द ईस्ट वेस्ट ट्रांस यूरेशियन ट्रांजिट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे एक तरह से वो एंशिएंट सिल्क रूट जो है वो रिवाइटलाइज हो रहा है, ठीक है। वो ट्रेड रूट्स जो हैं वो दोबारा उनको और सक्षम बनाया जा रहा है, उनको और डेवलप करा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी इंपॉर्टेंस फ्यूचर के अंदर। उज्बेकिस्तान की खासकर बात करें तो अमंग्स सेंट्रल एशियन स्टेट्स ये सबसे पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। 45% ऑफ सेंट्रल एशिया की जो पॉपुलेशन है वो उज्बेकिस्तान में है, लेकिन साथ ही साथ उज्बेकिस्तान एक काफ़ी गरीब देश भी है, ठीक है, अमंग्स्ट सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने से इंडिया को जो सबसे ज़्यादा फायदा है उसको एक स्ट्रांग और साइजेबल कंज्यूमर मार्केट मिल रही है, प्रोवाइडेड कि हम अपने कनेक्टिविटी के जो लिंक्स हैं जो कि मैंने आपको मैप में डिस्कस किया उसको हम बहुत ही प्रॉपरली डेवलप करें और उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंस उज्बेकिस्तान की इंडिया के लिए। मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा। इस पीपीटी को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से, दोनों का ही नाम IAS प्रेप विद मोहित है। दोस्तों बने रहें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेहनत करें, वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।